आपको बताएं, फैसल आबाद कोरोना वैक्सीनेशन में पीछे रह गया। महकमा सेहत वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम। वैक्सीनेशन के टारगेट में फैसल आबाद 33वें नंबर पर, जिला की 60 लाख टारगेट में 19 लाख अफराद वैक्सीनेशन करा सके। आपको बताएं, फैसल आबाद कोरोना वैक्सीनेशन में पीछे रह गया। महकमा सेहत वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम। वैक्सीनेशन के टारगेट में फैसल आबाद 33वें नंबर पर, जिला की 60 लाख टारगेट में 19 लाख अफराद वैक्सीनेशन करा सके। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इससे पहले मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन लगाई गई, फिर रेड 1 कैंपेन लॉन्च की गई और अब जबकि दिसंबर चल रहा है तो रेड 2 कैंपेन के ऊपर काम जारी है। लेकिन अभी भी महकमा सेहत फैसलाबाद जो है वो अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा है। महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के ही मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की मजमूई तौर पर फैसलाबाद में तादाद 59,99,000 है, जो कि लगभग 60 लाख के करीब है। और अभी भी 18 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन की गई है। अभी भी फैसलाबाद जो है वो टारगेट में बहुत पीछे है। और रेड 2 कैंपेन के तहत फैसलाबाद में जो टारगेट सेट किया गया था, रोज़ाना 92,000 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जानी थी, लेकिन अभी तक महकमा सेहत जो है वो लगभग 30 से 35,000 के करीब जो है वो टारगेट हासिल कर सका है। और जो इस मुहिम 2 के जो इब्तदाई अय्याम थे, उनमें रोज़ाना की जो वैक्सीनेशन का अमल था वो तकरीबन 15 से 18,000 के माबैन टिका हुआ था, जिस वजह से महकमा सेहत को इस वक्त अहदाफ हासिल करने में जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर स्कूल और तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं तो महकमा सेहत के लिए इस टारगेट को हासिल करना जो है वो एक चैलेंज से कम नहीं होगा। ताहम जो सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान हैं, उनकी जानिब से ज़िला के बार बार दौरे भी किए जा रहे हैं और हदफ हासिल करने के लिए इक़दामात भी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके नताइज अभी तक मौसूल नहीं हो रहे। जी रमजान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन में पीछे रह गया। महकमा सेहत वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम। वैक्सीनेशन के टारगेट में फैसलाबाद 33वें नंबर पर, जिला की 60 लाख टारगेट में 19 लाख अफराद वैक्सीनेशन करा सके। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन में पीछे रह गया। महकमा सेहत वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम। वैक्सीनेशन के टारगेट में फैसलाबाद 33वें नंबर पर, जिला की 60 लाख टारगेट में 19 लाख अफराद वैक्सीनेशन करा सके। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन में पीछे रह गया। महकमा सेहत वैक्सीनेशन के अहदाफ में बुरी तरह नाकाम। एफडीए की मंजूरी के बाद डेवलपर्स की मनमानियां। मिलत रोड पर एसएमडी सिटी के 20 प्लॉट फरोख्त कर दिए। एसएमडी कॉलोनी मिलत रोड के रिहायशियों का एफडीए ऑफिस के सामने रोड बंद करके डेवलपर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि एफडीए को मुताद्दिद दरख्वास्तें दी, कोई सुनवाई ना हो सकी। आपको बताएं, एफडीए की मंजूरी के बाद डेवलपर की मनमानियां। मिलत रोड पर एसएमडी सिटी के 20 प्लॉट फरोख्त कर दिए। एसएमडी कॉलोनी मिलत रोड के रिहायशियों का एफडीए ऑफिस के सामने रोड बंद करके डेवलपर के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है एफडीए को मुताद्दिद दरख्वास्तें दी, कोई सुनवाई ना हो सकी। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मिल्लत रोड पर वाक़या एसएमडी कॉलोनी के डेवलपर की जानिब से बगैर एफडीए के अप्रूवल के ना सिर्फ प्रॉपर्टी सेल कर दी गई, बल्कि शहरियों से लाखों रुपए भी हथिया लिए गए। इसी मद में जो है शहरी एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने एसएमडी कॉलोनी में प्लाट खरीदी और बाद में उन्हें ये पता चला कि डेवलपर की जानिब से मुकम्मल तौर पे फ्रॉड किया गया है। एफडीए की मंजूरी ना होने के बावजूद एफडीए से मंजूर शुदा कॉलोनी जाहिर करके इस हवाले से इस वक्त शहरी जो है एहतजाज कर रहे हैं। सरापा एहतजाज हैं, जिन्होंने एसएमडी कॉलोनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की, अब एफडीए के सामने एहतजाज कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि एफडीए की जानिब से जो है मंजूरी के बावजूद जो है मंजूरी नहीं हो सकी। इसके बावजूद डेवलपर ने तमाम तर प्लाट सेल किए, लेकिन अगर बात की जाए एफडीए हुकाम की, तो एफडीए हुकाम इस तमाम तर मामलात को देखने में नाकाम रहे। इस वक्त भी एहतजाज जारी है, शहरी भी मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि एफडीए की जानिब से क्या ताउन आपके साथ नहीं किया जा रहा और क्या किया जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये जो एसएमडी सिटी है ये एफडीए से अप्रूव्ड नहीं है और ये इन्होंने तकरीबन सारे जो है ना प्लॉट्स वगैरह अपने बेच दिए हुए हैं और हम लोग जो ख़रीदार हैं एक एक पैसा जमा करके जहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्होंने सारे वादे किए थे एसएमडी सिटी वालों ने कि हम एफडीए से अप्रूव करवाएंगे, सारी सहूलतें देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। तो ये जो एफडीए के हमने काफ़ी बार जो है ना दरख्वास्त की कि ये एफडीए से अप्रूव नहीं है, इसका कुछ करें और हमने
इसको जो है ना ये कॉलोनी सील भी करवाई थी। और देखें हमने यहाँ पे सील करवाने में तकरीबन 1.5 माह हमें लग गया, ठीक है। और जैसे ही सील हुई उन्होंने 2 से 3 घंटे में जो है ना अपनी सील जो है ना ख़त्म करवा के दोबारा से सेल वगैरह कर रहे हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि ये जो है ना कॉलोनी मंजूर की जाए और ये एफडीए वाले हमारे से ताउन करें ताकि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है उनको फ़ायदा हो सके। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि एफडीए की जानिब से अगर ताउन किया जाए तो लोगों की डूबी हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्हें वापस मिल सकती है। चूँकि एफडीए में कई बार दरखास्तें दी गई खरीदारों की जानिब से कि मुकम्मल तौर पे फ्रॉड किया गया शहरियों के साथ, लेकिन इसके बावजूद एफडीए की जानिब से कोई अमली इक़दाम ना किए गए। मजीद भी शहरी मौजूद है। आप ये बताइएगा कि कब से आप जो है वो दरखास्तें दे रहे हैं एफडीए को और क्यों इस पर कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमें तकरीबन 1.5 से 2 माह हो चुके हैं। हम रोज़ चक्कर लगाते हैं एफडीए के, आज ये सर मौजूद नहीं, आज ये सर मौजूद नहीं, आज डीजी साहब नहीं है, ये है वो है, कल आ जाएं। हमें तकरीबन 1.5 माह हो गया है चक्कर लगाते हुए। अगर किसी ने हमारी बात सुनी है तो उन्होंने सील किया है, सील करने के फ़ौरन 1 घंटे बाद उन्होंने खुद ही डी सील कर लिया है। कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज हम एफडीए के बाहर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि एफडीए हमारी मदद करे और एफडीए के लोग अफसरान भी जो है ना वो करप्शन में मुलव्वस हैं, जिस वजह से उन लोगों को है कि वो उसी टाइम ओपन कर लेते हैं, जिस वजह से हम लोगों को शरीफ शहरियों को बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि कई बार दरखास्तें देने के बाद जो है जब एफडीए ने उस कॉलोनी को सील किया तो 1 से 1.5 घंटे बाद कॉलोनी जो है वो डी सील हो गई। इस तमाम तर सूरत हाल पर शहरियों का ये भी इल्ज़ाम है कि एफडीए के हुकाम जो है उनकी मिली भगत के साथ एफडीए शहरियों से ताउन नहीं कर रहा। वकास, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से फर्द के इजरा को आसान ना बनाया जा सका। डेटा सेंट्रलाइज करने के हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने से शहरियों को अपने इलाकों में ही फर्द लेनी पड़ती है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से फर्द के इजरा को आसान ना बनाया जा सका। डेटा सेंट्रलाइज करने के हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने से शहरियों को अपने इलाकों में ही फर्द लेनी पड़ती है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले से तो यहाँ पर प्लान किया गया था कि तमाम तर डाटा सेंट्रलाइज कर लिया जाए ताकि कहीं से भी कोई भी शहरी अपनी फ़र्द के जो रिकॉर्ड है वो ले लेता और उसके अलावा फ़र्द बै हासिल कर लेता या फ़र्द ज़मानत हासिल कर लेता और अपने काम में यूटिलाइज़ कर लेता और इंतकाल भी हो सकता है। लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा ये मसला आ रहा है कि अगर कोई ADLR इंतकाल करता है और उसमें कोई मसला आता है तो एसी को अपील कौन से एसी को की जाएगी और कौन सा एसी ये अपील सुनेगा, ये रोड मैप नहीं बनाया गया। लिहाजा जो पलरा बोर्ड बैठेगा उसमें ये डिसाइड किया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा कि वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें सामने लाई जा सके कि अगर कोई भी मामला ख़राब होता है, कोई भी मसला बनता है तो वहाँ पर जो अपील है वो किसके सामने की जाएगी। क्योंकि अगर कोई फ़र्द बराए बै आ जाती है, इंतकाल हो जाता है, कोई भी मसला उसमें आता है तो फिर जो मुतलका एसी है क्या वही अपील सुनेगा या जो मदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाकर अपील करनी होगी। तो ये इस सिलसिले में जो बातें हैं वो दूर करके ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और अभी बोर्ड ऑफिशियल्स की जानब से बताया गया कि फ़िलहाल तमाम तर डाटा सेंट्रलाइज करके इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चन्योट में साबिका दौरा हुकूमत के मंसूबे ठप होकर रह गए। 90 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला सुई गैस मंसूबा मुकम्मल न हो सका। जिला भर के बेशतर इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम। मकीनों को घर का चूल्हा जलाने में मुश्किलात। आपको बता रहे हैं चन्योट में साबिका दौरे हुकूमत के मंसूबे ठप होकर रह गए। 90 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला सुई गैस मंसूबा मुकम्मल न हो सका। जिला भर के बेशतर इलाके सुई गैस की सहूलत से महरूम। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चन्योट में साबका दौर हुकूमत में शुरू होने वाले मंसूबे आज भी मुकम्मल नहीं हो सके, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। 90 करोड़ रुपए की लागत से चन्योट के 47 देहातों में और इसके अलावा शहरी आबादी में सुई गैस का मंसूबा साबका दौर हुकूमत में शुरू हुआ, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं कर सकी, जिसके बायस सर्द मौसम में जो इलाका मकीन है उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है। सर बताइए कि बड़ा ये प्रोजेक्ट था जो कि मौजूदा दौर में जो वो शुरू नहीं हो सका, क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि 90 करोड़ रुपए की ग्रांट हमें जो साबका हमारे MNA हैं चन्योट कैसर अहमद शेख साहब, उनको मिली थी नून लीग के दौर में। तो अब देखें PTI की हुकूमत है तो उन्होंने हमारे सारे जो प्लान किए थे गाँव में, हमने देहातों में शहरों में जो हमारे पाइप थे वो रोडों पर पड़े हुए हैं।
تو ابھی تک انہوں نے کچھ ہمارا کام نہیں کیا. اس حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارے جو سابقہ کام ہے نون لیگ کے دور میں جو ہمیں گرانٹ ملی تھی اس کو مکمل کیا جائے. اور ہم دیکھیں کہ کروڑوں روپے کے پائپ جو ہے روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں, رل رہے ہیں, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. تو کافی پریشانی ہے, گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. جیسے سردی کا موسم آ رہا ہے تو سردی میں تو گیس چاہیے, تو کہاں سے اتنی لکڑی لے کے آئیں, جنگلات چلے جائیں, کدھر جائیں, ہم کہاں جائیں, ہمیں بتائیں. بالکل علاقہ مکین شدید پریشان ہے. سابقہ دور کے منصوبوں کو مکمل کرنے کا یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے سوئی گیس نہ ہونے اور سوئی گیس کا منصوبہ مکمل نہ ہونے پر علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات ہیں اور یہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سوئی گیس پروجیکٹ کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ 47 دیہاتوں سمیت عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں. عبدالقدیر بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حکومت پنجاب کی عدم توجہی اور ریونیو حکام کی روایتی سستی. یونیورسٹی اور جھنگ کا لینڈ ٹرانسفر کیس بورڈ آف ریونیو میں زیر التوا. انتظامیہ کی گوجرا روڈ کے بجائے چنیوٹ روڈ پر زمین فراہمی کی اپیل. فیصلہ نہ ہونے کے باعث یونیورسٹی انتظامیہ شش و پنج کا شکار. آپ کو اپڈیٹ کریں. حکومت پنجاب کی عدم توجہی اور ریونیو حکام کی روایتی سستی. یونیورسٹی اور جھنگ کا لینڈ ٹرانسفر کیس بورڈ آف ریونیو میں زیر التوا. انتظامیہ کی گوجرا روڈ کے بجائے چنیوٹ روڈ پر زمین کی فراہمی کی اپیل. مزید جانتے ہیں اویس خان سے. جی اویس, آگاہ کیجیے گا. بالکل ریونیو حکام کی روایتی سستی کے باعث یونیورسٹی آف جھنگ کا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ خاصی حد تک مشکلات کا شکار نظر آتا ہے. لینڈ ایکوزیشن کا کیس ہے جو ریونیو بورڈ کے اندر جو ہے وہ عرصہ دراز سے التوا کا شکار ہے, تاہم اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ ممکن نہیں ہو پایا. اس کے باعث جو ہے یونیورسٹی آف جھنگ جو ہے اس کی مرجر کے بعد لاہور کالج یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ضم کرتے ہوئے اس کی بلڈنگ کو استعمال کیا جا رہا ہے, جہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کے پروجیکٹس بھی تکمیل پائے گئے, سب بلاکس بھی جو ہے وہاں پہ تعمیر کیے گئے. تاہم جو ہے اس کی اصل جو زمین ہے اس کی ایکوزیشن کا کیس جو ہے وہ تاحال اس پر کوئی بھی فیصلہ جو ہے ریونیو حکام کی جانب سے ممکن نہیں ہو پائے. اس صورتحال پر یونیورسٹی انتظامیہ بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار نظر آتی ہے. ترقیاتی فنڈز کے استعمال میں جو ہے وہ خاصی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک جانب جو ہے یونیورسٹی آف جنگ میں جس جگہ جو ہے بلاکس کی تعمیر کا عمل ممکن کیا جا رہا ہے, ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب جو اصل اس کی یونیورسٹی آف جنگ کی زمین ہے وہاں پہ تاحال جو ہے چار دیواری تک بھی ممکن نہیں ہو پائی ہے. اس لینڈ ایکوزیشن کیس کے تحت یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے بورڈ آف ریونیو سے اپیل کی گئی تھی کہ اس جگہ کو جو ہے وہ دانش اسکول کے استعمال میں دیا جائے, جبکہ دانش اسکول کی جو زمین جو چنیوٹ روڈ پر موجود ہے اس کو یونیورسٹی آف جنگ کے اندر جو ہے وہ ضم کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں. تاہم اس حوالے سے تاحال بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کوئی بھی فیصلہ ممکن نہیں ہو پایا ہے. اس حوالے سے وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ ڈاکٹر شاہد منیر کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی جانب سے جو ترقیاتی کام کا عمل جاری ہے, تاہم اس حوالے سے حکومت پنجاب کی جانب سے فیصلہ ممکن ہونے کے بعد ہی جو ہے یونیورسٹی کی مزید ترقی اور فروغ کا عمل جو ہے ممکن ہو پائے گا. یونیورسٹی آف جنگ کے اندر تقریباً 3600 کے قریب جو طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں, ان 3600 طلبہ و طالبات کے لیے جو ہے وہ ترقیاتی کام جو یونیورسٹی آف جنگ کی انتظامیہ کی جانب سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اویس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں اسموک کے باعث اسکولوں میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ التوا کا شکار. آج ہونے والی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس منسوخ کر دی گئی. اسکولوں میں 15 دسمبر سے 16 جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ متوقع تھا. اسموک کے باعث اسکولوں میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ التوا کا شکار. آج ہونے والی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس منسوخ کر دی گئی. اسکولوں میں 15 دسمبر سے 16 جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ متوقع تھا. آپ کو اپڈیٹ کریں. اسموک کے باعث اسکولوں میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ التوا کا شکار. آج ہونے والی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس منسوخ کر دی گئی. اسکولوں میں 15 دسمبر سے 16 جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ متوقع تھا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسموک کے حوالے سے اسکولوں میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ التوا کا شکار. آج ہونے والی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس منسوخ کر دی گئی. اسکولوں میں 15 دسمبر سے 16 جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ متوقع تھا. آپ کو بتا رہے ہیں اسموک کے باعث اسکولوں میں چھٹیاں دینے کا فیصلہ التوا کا شکار. آج ہونے والی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس منسوخ کر دی گئی. اسکولوں میں 15 دسمبر سے 16 جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ متوقع تھا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جنید, آگاہ کیجیے گا. جی, صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شمشاد محمود وفاقی وزیر تعلیم ملک سے باہر ہیں, اور جو موجودہ صورتحال تھی اس میں فیصلہ کیا جانا تھا کہ اسموک کی وجہ سے
15 दिसंबर से 16 जनवरी तक जो है वो तो स्कूलों में छुट्टियां दे दी हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद नहीं हो सकी तो इस वजह से अब पंजाब हुकूमत जो है छुट्टियां देने के हवाले से जो है वो हतमी फैसला करेगी और वो इससे कबल जो है वो स्मोक की मुकम्मल सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद पंजाब हुकूमत जुनैद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहम इकदाम, डिवीजन भर के मुख्तलिफ इलाकों में जायदाद की कीमतों का तयन करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम। कमेटी में 3 कमिश्नर्स, 2 एडिशनल कमिश्नर्स और 2 डिप्टी कमिश्नर शामिल, जबकि सरबराही चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी करेंगे। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहम इकदाम, डिवीजन भर के मुख्तलिफ इलाकों में जायदादों की कीमतों का तयन करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम। कमेटी में 3 कमिश्नर्स, 2 एडिशनल कमिश्नर्स और 2 डिप्टी कमिश्नर शामिल, जबकि सरबराही चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन मद में अराजी की सरकारी सतह पे कीमतों का तयन करने के लिए फैसलाबाद में चीफ कमिश्नर FPR महमूद हुसैन जाफरी की सरबराही में 8 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें 3 कमिश्नर, जिसमें कमिश्नर कारपोरेट जोन राना वकार अली खान, कमिश्नर लायलपुर जोन नईम बाबर, इसी तरह कमिश्नर विद होल्डिंग रेहान 70 मेंबरान में शामिल होंगे, जबकि 2 एडिशनल कमिश्नर आसिफ रफीक और इसी तरह 2 डिप्टी कमिश्नर जिनमें नजमुल हसन और उस्मान सादिक होंगे। ये 8 रुकनी कमेटी जो है वो इस हवाले से काम करेगी। FPR प्लान के मुताबिक कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेगी और उनसे कीमतों के बारे में तजावीज़ तलब की जाएंगी और फिर इन तजावीज़ की रोशनी में ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कपास का मजमूई मुल्की पैदावारी हदफ 2,72,000 बेल्स कम करके नया हदफ 91,02,000 बेल्स मुख्तस कर दिया गया। फैसलाबाद के सनतकार कहते हैं कि नया पैदावारी हदफ हासिल होने मुमकिन नहीं, कपास को एक नकद आवर फसल समझा जाता है। मज़ीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ राना फयाज मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि सनतकार जो है वो कॉटन की इस वक्त रुई की पैदावार, रुई की कीमतों, इसके हदफ के हवाले से क्या कहता है। इस वक्त फैसलाबाद चूंकि स्टेक होल्डर है, फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा हिस्सेदार है, तो जब भी कॉटन के अंदर कोई रद्दोबदल होती है, रुई की पॉलिसी में रद्दोबदल होती है, तो सबसे ज्यादा मुतासिर भी ये शहर होता है। राना फयाज साहब हमारे साथ मौजूद से गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, 2 से 3 महीने के अंदर चौथी दफा हदफ कॉटन का, रुई का जो है वो तब्दील कर दिया गया है। कितना असरअंदाज होता है काश्तकार, कितना असरअंदाज होता है एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर्स के मौक़िफ़ क्या है ये भी बताइए। बट सब बहुत मेहरबानी। आपको पता है कॉटन हमारा बेसिक प्रोडक्शन यूनिट है, खासकर टेक्सटाइल के लिए। ये तीसरी चौथी दफ़ा जैसे कि आपने कहा, ये भी इनका ने अपना टारगेट को रिवाइज़ किया है। जैसे जैसे टारगेट नीचे आता जाता है, इसका मतलब कॉटन की प्रोडक्शन कम आएगी आपको मार्केट में। जब कॉटन की मार्केट में प्रोडक्शन कम आएगी तो हमारे टेक्सटाइल वाले जो भी एक्सपोर्टर हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, तो हर वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। जब एक्सपोर्ट की बात करेंगे, कॉटन अगर नहीं होगी तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप कॉटन की प्रोडक्शन और कॉटन की ग्रोथ इसलिए कम हो जा रही है क्योंकि इनको कोई इंसेंटिव नहीं मिली, कॉटन वालों को, कॉटन ग्रोथ को कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा। इंसेंटिव इनके बढ़ाने चाहिए। अगरचे गवर्नमेंट दे रही है 5,000 रुपया पर एकड़, लेकिन ये कम है। हाय रे महंगाई, गरीब के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत को पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 25 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 291 रुपए किलो हो गई। शहरी परेशान। आपको अपडेट करें, गरीब के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत को पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 25 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 291 रुपए किलो हो गई। शहरी परेशान। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ब्रायलर गोश्त की कीमत की अगर बात करें तो गुज़श्ता हफ्ते में ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव रहा, मगर मजमूई तौर पर ब्रायलर गोश्त की कीमत 280 रुपये से नीचे ही रही और कम से कम 251 रुपये तक ब्रायलर गोश्त की कीमत आई। और जिसके बाद आज ब्रायलर गोश्त जो है वो 25 रुपये फ़ी किलो महंगा होने के बाद 291 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। जिसके बाद शहरी जो हैं वो शदीद परेशान हैं कि सस्ता प्रोटीन जो है वो आवाम की पहुंच से फिर दूर होता जा रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, मुर्गी का गोश्त गुज़श्ता हफ्ते में सस्ता हो रहा था, अब फिर कीमत बढ़ चुकी है फ़ी किलो 25 रुपये, क्या कहेंगे?
ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਸਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। जी बिल्कुल, गरीब जो है वो सस्ता प्रोटीन लेने में आसानी हो रही थी, कीमत कम हो रही थी, लेकिन अब फिर महंगा हो चुका है गोश्त। दुकानदारों का ठीक है फजील, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरकारी इदारों में खवातीन को हरासा करने का सिलसिला न थम सका। सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर को हरासा करने पर 3 डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा में डॉक्टर मोहम्मद नवाज, डॉक्टर अली इमरान और डॉक्टर मोहम्मद जमील मुलजिम नामजद। थाना सिविल लाइन में मुकदमा लेडी डॉक्टर आसफा की मुद्दत में दर्ज किया गया। डॉक्टर आसफा नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर हो गई। आपको अपडेट करें, सरकारी इदारों में खवातीन को हिरासा करने का सिलसिला ना थम सका। सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर को हिरासा करने पर 3 डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा में डॉक्टर मोहम्मद नवाज, डॉक्टर अली इमरान और डॉक्टर मोहम्मद जमील मुलजिम नामजद। थाना सिविल लाइन में मुकदमा लेडी डॉक्टर आसफा की मुद्दत में दर्ज किया गया। सोशल मीडिया की भरमार या इखलाकी गिरावट भरने लगी। फैसलाबाद में खवातीन की असमत दरी के वाकयात में 15% इजाफा रिपोर्ट। खवातीन को घरों में और लड़ाई झगड़े के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाकर हुर्मत पामाल की गई। रवा साल 549 मुकदमा दर्ज हुए, मगर दफात काबिल जमानत होने पर तमाम मुल्जिमान को अदालतों से जमानत मिल गई। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद भर में मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान खवातीन को हरासा करना और उनकी हुर्मत पामाल करने के वाक़यात में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। गुज़िश्ता साल फैसलाबाद में 11.5 माह के दौरान खवातीन की हुर्मत पामाल करने और उनको हरासा करने के 473 वाक़यात पेश आए थे, जिनके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। लेकिन रवां साल इन वाक़यात में 16% से ज़ायद इजाफा रिपोर्ट हुआ है और फैसलाबाद में 559 मुकदमात इन वाक़यात के दर्ज किए गए हैं। तमाम वाक़यात में 354 ताज़ियात पाकिस्तान की दफात का इतला किया गया था, जिनमें मुल्ज़मान जो नामज़द थे उनको गिरफ़्तार भी किया गया। लेकिन चूँकि ये ऑफेंस काबिल ज़मानत है, जिस वजह से तमाम मुल्ज़मान को अदालतों से ज़मानत मिल गई और वो जेलों से रिहा होकर अपने घरों को रवाना हो गए। कई सालों बाद फैसलाबाद में पहली बार बाबा चक के मामले पर 354A की दफात का इतला किया गया, जो नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस हैं और उम्र कैद उनकी सज़ा है। इनके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। फैसलाबाद में जो खवातीन को हरासा करने के वाक़यात पेश आए, उनमें से बड़ी तादाद ऐसे वाक़यात की थी जिसमें लड़ाई झगड़े के दौरान खवातीन कूद पड़ी, जिस पर उनको हरासा किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनका हुर्मत को पामाल किया गया। पुलिस की जानिब से इस हवाले से फौरी तौर पर मुकदमात दर्ज किए गए, मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए गए। फैसलाबाद में बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें, जनरल अस्पताल समनाबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा देने का मंसूबा फाइलों की नजर। इलाका मकीनों को बेहतर इलाज की फराहमी ख्वाब बनने लगी। मज़ीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा दिलवाने के लिए मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में समरी महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को भिजवाई गई थी और बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गुज़िश्ता 6 माह कबल जो थी समरी भिजवाई गई थी, मगर ताहाल जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। मनसूबा जो है फाइलों में दब कर आया गया। हमारे साथ MS जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर शबासा मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, बताएं क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि समरी जा चुकी है, मेरे इल्म में भी यही है कि मियाँ फ़रख हबीब साहब के तवस्सुत से ये समरी सेक्रेटरीट में है और इस पर काम जारी है। इंशाअल्लाह इस अस्पताल की जैसे ही बिल्डिंग पाया तकमील तक पहुँचती है तो इसको भी टीचिंग अस्पताल के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। हमारा काम जो है मुकम्मल होता है तो टीचिंग अस्पताल का जो है दर्जा दिलवाने के लिए यहाँ पे जो है कोशिशें की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनरल अस्पताल समनाबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा देने का मंसूबा फाइलों की नजर। इलाका मकीनों को बेहतर इलाज की फराहमी ख्वाब बनने लगी। MS का कहना है MNA फरूख हबीब ने समरी हुकूमत को भिजवाई हुई है। नई इमारत मुकम्मल होते ही टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिल जाएगा। और अभी आपको बताएं, सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। नादरा ने पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक प्रूफ ऑफ लाइफ निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। मज़ीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। नादरा की जानब से सरकारी पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक प्रूफ ऑफ लाइफ का निज़ाम मुतारफ करवा दिया गया है। पहले मरहले में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये निज़ाम शुरू किया जाएगा। दूसरे मरहले में मुल्क भर के तमाम शहरों में ये निज़ाम शुरू किया जाएगा।
सरकारी पेंशनर्स मुल्क भर में किसी भी नादरा ई सहूलत पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद ये सहूलत तमाम ATM और ब्रांच लेस आउटलेस बैंकिंग में मुहैया की जाएगी। इस निज़ाम के तहत पेंशनर्स में पेंशन की तकसीम के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा और पेंशन्स की हसूल के लिए सरकारी मुलाजमीन को लाइनों में लगना पड़ता था। इस निज़ाम के तहत सरकारी पेंशनर्स अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर किसी भी ATM पर जाके अपनी इसी के बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।